अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। जुम्मे के रोज़ अगर हम सियासी सरगर्मियों के हवाले से बात करें तो आज के रोज़ हमें अपोजिशन खासी मुतहरिक दिखाई दी। वो इस तरह से कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कायदे इख्तिलाफ को टेलीफोन किया, उनकी खैरियत दरियाफ्त की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने हुकूमत को जो दरपेश मसाइल हैं जिनमें इत्तेहादियों का रूठना शामिल है और ये जो बजट पेश किया गया जिससे पहले ही दोनों जमातें मुस्तरद कर चुकी हैं, उस हवाले से दोनों अहम शख्सियात ने बातचीत की और इस बात पर इत्तफाक किया कि आइंदा आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर APC बुलाई जाएगी और उसके अंदर अपोजिशन जो है वो अपने तमाम खदशात, अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात मंजर आम पर लेकर आएगी, जिसके साथ साथ इस बजट को भी मुस्तरद किया जाएगा। सिर्फ यही एक सियासी एक्टिविटी नहीं रही बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नईर बुखारी साहब और JUI के रहनुमा अकरम दुरानी साहब के दरमियान भी टेलीफोन रब्ता हुआ है, बल्कि साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान साहब से भी उन्होंने गुफ्तगू की है और APC में उनकी शिरकत के हवाले से भी बातचीत की। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में ग्राउंड रियलिटीज क्या वाकई चेंज होने वाली हैं, क्या ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील होने वाले हैं अगर APC भी बुला ली जाती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI अगर मुत्तहिद हो जाते हैं। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के गुज़िश्ता रोज़ के उस अहम बयान के हवाले से कि जिसकी गूंज न सिर्फ कौमी असम्बली के अवान में सुनाई दी गई बल्कि इसके अलावा बैनुल-अक़वामी मीडिया, सोशल मीडिया और अपोजिशन ने तो खैर वहीं पर असम्बली फ्लोर पर ही जवाब दे दिया था। बिलखुसूस ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से बयान मंजर आम पर आया और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के उस बयान की सख्त तरदीद की। बयान ये था कि उन्होंने एबटाबाद वाक़े का जिक्र किया था और एक दहशतगर्द को उन्होंने शहीद करार दिया था। ये गुफ्तगू, ये उनका जो बयान है प्रोग्राम में आके चल के आपको सुनाएंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौरे आज़ाद कश्मीर के हवाले से। आज़ाद कश्मीर का एक रोज़ा दौरा है उनका, जहाँ पर जलसे से वो मुखातिब हुए और वहाँ पर उन्होंने अवाम से मुखातिब होते हुए मकबूजा कश्मीर की आवाम के हवाले से भी बातचीत की है, लेकिन उन्होंने वहां पर अपनी जो पॉलिसीज हैं कश्मीर कॉज के हवाले से उस पर भी आवाम को एतमाद में लेने की कोशिश की और ये भी कहा कि कश्मीर मामले पर वो अब तक बारहा कई दफा गुफ्तगू कर चुके हैं और हर मुल्क को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई गवर्नमेंट की पॉलिसीज हवाले से इस पर भी हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चौताई साहब, एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार मोना आलम भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, तज्ज़ियाकार इब्राहिम राजा साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और मुजम्मल सोहरवर्दी साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की उन सियासी एक्टिविटीज़ के हवाले से जो कि आज मंजर आम पर आई, जिसमें मैंने पहले भी आपको अपने इब्तदाई में बताया कि शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता होता है और फिर पीपल्स पार्टी और JUI के रहनुमाओं के दरमियान बातचीत होती है टेलीफोन पर। तो ऐसे में बिलावल और शहबाज शरीफ के दरमियान का जो ये राबता हुआ टेलीफोनिक राबता, कि इससे ज़मीनी हक़ाइक़ आने वाले दिनों में तब्दील हो जाएंगे। नासिर चौताई साहब आपसे आगाज़ करी हूँ, बताइएगा आप समझते हैं इस तरह की टेलीफोनिक गुफ्तगू से APC बुला लेने से कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ तब्दील हो सकेंगी? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हिज़्ब इख्तिलाफ एक्टिव हो रही है, आपस में मशवरे कर रही है, राब्ते कर रही है, अपने नोट्स एक्सचेंज कर रही है। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ हुकूमत की जो पार्टी है वो भी अपनी सफ़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही है, जिन सफ़ों में जगह जगह शिगाफ पड़ चुके हैं, तो वो उन सफ़ों को भरने की कोशिश कर रही है और लोगों को मिलाने की कोशिश कर रही है। जो लोग कुट्टी करके बैठ गए थे उनको वापस लाने की कोशिश कर रही है। नजीब हारून का बयान, जो आप लोग सब जानते होंगे नजीब हारून साहब को, इंतहाई मुअज़्ज़िज़ मोहतरम और PTI की कौंसल के पहले रुकन जो अब तक बरकरार हैं 22 साल से, वो मायूस हो चुके हैं। उनका बयान आ चुका है कि हमारी पार्टी नाकाम हो गई। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि तमाम एक्टिविटीज़ एक सेहतमंद इशारा करती हैं कि हम जिंदा हैं, हमारे अंदर अभी लड़ने की क़ुव्वत है अपने अपने कॉजेज़ के लिए। बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ को फ़ोन बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आसिफ ज़रदारी शहबाज शरीफ को फ़ोन करें और वो एक बीमार दूसरे बीमार की खैरियत दरियाफ़्त करें। मैं नहीं समझता कि ये जो APC होगी ये इतनी ताकतवर होगी जो बजट को मुस्तरद कर सके। बजट को मुस्तरद कैसे करेंगे आप? पार्लियामेंट में करेंगे। पार्लियामेंट में आपके पास इतने वोट नहीं है
कि आप बजट को मुस्तरद कर सकें। अतलो बैंकल को माइनस कर दें आप, GWP अभी नहीं जाने वाली, MQM अभी साथ खड़ी हुई है, तो बजट तो मुस्तरद नहीं हो पाएगा। लेकिन बिल्कुल ये बात सही है कि बजट पे बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी कमजोरियां हैं, बहुत से मसाइल हैं जिनको देखा नहीं गया। और शायद इसके बाद एक और छोटा सा बजट और आएगा आपके पास, अच्छा, जो आपको बताएगा कि सूरत हाल क्या है। तो बेहतर है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, राब्ते बहुत अच्छी बात है। हुकूमत के भी राब्ते होने चाहिए अपोजिशन से, दोनों के राब्ते होने चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि राब्ते बहाल हुए हुकूमती मामलात को लेकर, ये एक अच्छी बात है, लेकिन करामत साबित होगी ये स्ट्रेटेजी, उस पर आपको आपका एनालिसिस मनफी में है। मोना, आपको क्या लगता है, ये जिस तरह से राब्ते बहाल होना शुरू हो गए हैं, ना सिर्फ मैंने भी जिक्र किया पीपल्स पार्टी और PMLN, JUI भी मतलब जब भी देखती है खला तो आ जाती है मंजर आम पर, आप समझते हैं कि कुछ चेंज हो सकता है, कुछ तब्दील हो सकता है? जी दरियाब में मोर और लेस बिल्कुल मेरा भी यही ख्याल है कि तब्दील तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बजट पे अब वोटिंग आज से जैसे शुरू हुई है, अब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, शो ऑफ हैंड्स के जरिए वोट होगा। जो ये राब्ते हैं, ये बिल्कुल मैं भी इसको इंडोर्स करती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट कोई कोशिश तो हो रही है। और ज्यादातर अक्सर और बेशतर जो इस राब्ते में भी बातचीत हुई है वो बजट के ही हवाले से हुई है कि अपोजिशन अब इस बजट के ऊपर क्या हिकमत अमली, क्योंकि अब जो इस पे सिफारिशात आनी थी अपोजिशन की या बहस होनी थी, उस मरहले से तो हम गुजर चुके हैं। अब ये कि इसके बाद अपोजिशन मजीद इसमें क्या लाए अमल इख्तियार करना चाहती है, उस हवाले से ये थोड़ा सर जोड़ के बैठे हैं। APC भी अब ये कॉल इन्होंने की है, हत्ता ये कि APC के जो नताइज हैं, क्योंकि इसमें एक मौलाना साहब का जो एक फैक्टर आ जाता है, वो एक हमेशा से आउटसाइड पार्लियामेंट या पार्लियामान के बाहर सियासत करने का या टफ टाइम देने का, वो उनका एक ऑप्शन होता है हमेशा मौलाना साहब का, और वो इसी हवाले से दीगर को भी कायल करने की कोशिश करते हैं। और जाहिर है कि दीगर जो है इस हवाले से मुत्तफिक नजर नहीं आते हैं, ना पहले मुत्तफिक नजर आए हैं आज से 1 साल पहले जब ये इन राब्तों में तेजी हुई थी, और ना अब जो है वो ये जो दीगर बड़ी जमातें हैं अपोजिशन की वो मुत्तफिक नजर आएंगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये कि एटलीस्ट ये बात सही है कि कुछ एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। सिर्फ मैं पिछले साल से ये मवाजना इसका करना चाहती हूँ कि पिछले साल भी अपोजिशन को बड़ा उन्होंने कहा था और इस पे काफी बजट पे उन्होंने एतराजात वगैरह सब उठाए थे। लेकिन एक बात थी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि नंबर्स अपोजिशन के पास नहीं है। PNP मिंगल से जिस तरह से अपोजिशन राब्ते कर रही है, उस तरह से गवर्नमेंट भी उनके साथ मुसलसल उनके जो वक्त है वो राब्ते में है, और उनको अभी भी किसी तरह से अपनी तरफ कायल करने की कोशिश गवर्नमेंट भी कर रही है। और बलोचिस्तान के भी जो आज़ाद 2 अराकीन हैं और JWP, उनसे भी मुसलसल गवर्नमेंट राब्ते में है। मुझे जहाँ तक इत्तला है इस बात की वो यही है कि जो ये आज़ाद उम्मीदवार और JWP वो भी मोर और लेस हुकूमत के ही साथ हैं, और बलोचिस्तान अवामी पार्टी तो है ही हुकूमत के साथ। दीगर भी जो एलाइज हैं उनकी शिकायत वगैरह अपनी जगह, लेकिन वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर्स अभी भी ऑपोजिशन के पास नहीं होंगे कि वो मुस्तरद करें बजट को। लेकिन ये बात सही है कि पिछले साल जो ज्यादा एक प्रॉब्लम थी ऑपोजिशन की तरफ से वो ये थी कि असेंबली के उस वोटिंग इजलास से ही वो लोग गायब होते थे। अक्सर और बेशतर मुझे याद है जो पिछले साल APC हुई थी वो यही बजट के ही सीजन में हुई थी, और बजट एक तरफ चल रहा था असेंबली में, दूसरी तरफ APC बुला ली जाती थी और मौलाना साहब उसको ज्यादा पुश करते थे। तो मुझे लगता है यहाँ पर ऑपोजिशन अरकान की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। व्हाट मैटर्स इज कि आप एटलीस्ट मौजूद तो हो, मतलब ये तो इसका मतलब ये है कि आप ऑपोजिशन करते हुए एटलीस्ट दिखाई तो दे। जनरल साहब, BNP की नाराजगी और बजट का फायदा उठाने का सोच रहे हैं बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब, उठा पाएंगे? हकायक तब्दील होंगे उनके इस तरह से करने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक चीज तो बहुत खुशाइंद है कि कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी आपको होती हुई नजर आ रही है, और वो भी एक बहुत अहम मोड़ पे, जबकि बजट आपने पार्लियामेंट में पेश किया है। अब इसमें बहुत सारा इन्हसार इस चीज पे है कि अगर तो एक पॉजिटिव किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी है जिससे अवाम को फायदा पहुंचे, यानी आप बजट के ऊपर ऐसी तजावीज लेके आते हैं या ऐसी तनकीद करते हैं जिससे कि बजट इंप्रूव किया जा सके, तो फिर तो बहुत अच्छा है। वो उस लिहाज से हमें देखना होगा कि इसका रिजल्ट क्या है। जो अभी बातचीत चल रही है कि ये और पार्टी कॉन्फ्रेंस वगैरह करनी है, ये हमें हमेशा इस चीज को एनकरेज करना चाहिए, और मैं उसके हक में हूँ कि पॉलिटिकल एक्टिविटी यानी एक दूसरे नाराज होके और सवाए तोहमत दराजी, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां, उससे बहुत बेहतर है कि आप कोई कंस्ट्रक्टिव काम करें, पार्लियामेंट से बाहर भी और पार्लियामेंट में भी। और हमने देखा कि पिछले दिनों में जो तकारीर वगैरह हुई वो काफी रीजनेबल थी, उनमें कुछ ना कुछ वजन था, उनमें बेहतरी की कुछ सूरत नजर आती थी, ऑब्जेक्टिविटी थी उनमें। तो ये भी मेरा ख्याल है कि इसका कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। दूसरी बात ये है
कि ऑपोजिशन में कुछ इत्तेहाद हो तो गवर्नमेंट को हमेशा थ्रेट रहती है, खास तौर पे ऐसी गवर्नमेंट जिसके नंबर बहुत ना हो, जिसके पास वादे मेजॉरिटी ना हो, तो उनका भी किबला दुरुस्त रखने के लिए ये बड़ा जरूरी होता है कि आप ऑपोजिशन में कुछ इत्तेहाद देखें। अगर ऑपोजिशन मुंतशिर नजर आएगी तो फिर उनके लिए मैदान खाली है, वो भी तो परवाह नहीं करेंगे, किसी की तरफ देखेंगे नहीं कि जी हमें भी कोई ऐसा खतरा कहीं से है। लिहाजा ये एक खुशाइन चीज है, हमें इसको ना सिर्फ ये कि इसको एनकरेज करना चाहिए बल्कि हमायत करनी चाहिए। लेकिन जो सवाल आपका वो ये कि इससे कोई बहुत बड़ी तब्दीली या कुछ फर्क पड़ेगा, उसके चांसेस नहीं। सही। मुजम्मिल साहब, ऑपोजिशन का मुतहरिक होना इस बात को सबूत है कि हुकूमती मामलात में वो भी मुदाखलत रखना चाहते हैं अवाम की बेहतरी के लिए। ये आज की जो हेल जोल है, आपको लगता है कि कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा उससे? नहीं, PMLN और पीपल पार्टी के दरमियान बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है और ये अब से नहीं चल रहा है, ये तकरीबन 2017 से चल रहा है। आप देखें, पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को इमरान खान के मुकाबले पे जब वो वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ रहे थे तो वोट नहीं डाला था। सदारती इंतखाब के वक्त भी पीपल्स पार्टी ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना ली थी और नून लीग ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना ली थी। तो ये एक सेनेट के चेयरमैन के अदम एतमाद पे हमें दोनों पार्टियां इकट्ठी नज़र आईं, लेकिन फिर हमने डिप्टी चेयरमैन के वक्त देखा कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन को छोड़ के चली गई और अपना डिप्टी चेयरमैन उन्होंने बचा लिया और आज तक वो सादिक संजरानी के साथ पेयर में काम कर रहे हैं। तो किसी न किसी तरह PMLN को बहुत खदशात और गिले हैं पीपल्स पार्टी के साथ कि उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ वो उस तरह अमल नहीं किया जिस तरह उन्हें करना चाहिए था और बवक्त ज़रूरत उन्होंने फिर दूसरी तरफ चले गए जो तय हुआ था कि नहीं जाया जाएगा। तो इसलिए इसी तरह के गिले पीपल्स पार्टी को भी हैं। जब तक ये दोनों बड़ी जमातें आपस में ट्रस्ट डेफिसिट ठीक नहीं करेंगी और दोनों आपस में बैठ के पिछले गिले शिकवे ख़त्म नहीं करेंगी, तब तक इनका इकट्ठे आगे चलना मुश्किल है। ये बजट इकट्ठे हो जाना, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ इकट्ठे वोट डालना बजट के वक्त, ये मटीरियल बातें हैं। अगर इन्होंने कोई बड़ी गेम करनी है तो पहले इन दोनों जमातों को एक पेज पर यकसू होना पड़ेगा, किसी रोड मैप पर मुत्तफिक होना पड़ेगा, किसी एक बंदे पर मुत्तफिक होना पड़ेगा कि ये लीड करेगा। क्या पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ को एज लीडर ऑफ द अपोजिशन और अगला प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट इन हाउस चेंज में मानने के लिए तैयार है? ये बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने नहीं डाला था उन्हें वोट लास्ट टाइम, अब कैसे डाल देंगे? तो लिहाजा मेरे ख्याल में दोनों ये जो अखलाकी तौर पे किसी को कोई बीमार हो गया उसकी बीमार पुरसी करना, फिर सियासी रवादारी में इकट्ठे बैठ भी जाना, बात करना, ये पाकिस्तान की सियासी अखलाकियात हैं जिन्हें आके इमरान खान ने मुस्तरद किया और उन्होंने कहा ये सब फजूल चीज़ें हैं, इन्हें नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल बाकी सियासी जमातों ने बाहमी राब्ता और रवादारी रखी हुई है। मैं इस फोन कॉल को इससे ज्यादा नहीं समझता। इब्राहिम, पॉलिटिकल मॉरल वैल्यूज, ये कहा मुजम्मिल साहब ने, जैसे कि बाकी तज्ज़ियाकारों ने भी कहा, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज इसके बरक्स हैं। आप भी यही समझते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, बस एक राब्ता था, हो गया, दैट्स इट? देखें, ये एक ऐसी हुकूमत है जिसके बारे में आर्मी ने कहा कि हम मुल्क को आगे ले जाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को आगे लेके जाने के लिए और जमहूरियत को आगे ले जाने के लिए पूरी तरह इस हुकूमत के साथ हैं। और हुकूमत भी ये दावा करती है कि जो मुल्की इदारे हैं और पाक आर्मी और पाक फ़ौज, उनका भी वो कहते हैं कि हुकूमत के साथ खड़ी है। फिर हमें पता है कि हमारी जो आर्मी है वो इस मईशत को आगे बढ़ाने के लिए सऊदी अरेबिया से 3 अरब डॉलर की इमदाद लेके आई। फिर हमें डेफर्ड पेमेंट्स पे उधार तेल मिला 3 अरब डॉलर का, और UAE से भी हमें 3 अरब डॉलर मिले। और वो जो हमें इमदाद मिली माशी, वो सिर्फ फ़ौज की वजह से मिली, क्योंकि हमारी फ़ौज ही जो है वो इन मुल्कों की सिक्योरिटी ज़रूरियात पूरी कर सकती है। और जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे और सऊदी अरब चाहता था कि पाकिस्तान जो है वो यमन जंग में उनका साथ दे, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ इस मामले को पार्लियामेंट में ले गई थी और फिर पूरी पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िका तौर पर फैसला किया था कि पाकिस्तान को उस जंग में नहीं जाना चाहिए। और वो ठीक फैसला था, लेकिन उसकी वजह से कुछ ज़्यादा सऊदीज़ जो है वो खुश नहीं थे कि इमरान खान साहब से। तो ये जो इमदाद आई सऊदी अरेबिया से और UAE से, ये हमारी फ़ौज की वजह से आई। फिर आप देखें कि हमारी अदलिया जो है नून लीग के दौर में और पीपल्स पार्टी के दौर में हुकूमतों की पेशियाँ और हुकूमती
जो रहनुमाओं की पेशियाँ और इदारों के जो सरबराहान हैं उनकी पेशियाँ ज़्यादा होती रहीं, लेकिन इस वक्त वो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हमें नज़र नहीं आती। फिर हमारी जो इस वक्त एहतसाब करने वाले इदारे हैं, ख़ास तौर पर नैब, उसने पूरी अपोजिशन को बांध रखा है। तो इस वक्त अगर हमारी जो हुकूमत है उसको किसी अपोजिशन का सामना है तो वो उसकी अपनी परफॉर्मेंस है। अगर उन्होंने ये परफॉर्म किया होता अब तक, यानी अब तक तो नज़र आ रहा है कि जिस तरह के उनके वादे थे उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो असल जो उनको ख़तरा है वो इससे। अब आपका जो सवाल है कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के राब्तों का, तो हमने देखा है कि जब चेयरमैन सेनेट को तब्दील करने की कोशिश की अपोजिशन ने, तो एक भारी अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन जो है वो उसको चेंज नहीं कर सकी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हालात जो हैं वो बदल रहे हैं। ख़ास तौर पर फवाद चौधरी साहब ने जो 6 महीने की बात की है, तो इसको आप इस तरह से देखें कि अगर ये अगले 6 महीने में अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ये परफॉर्म ना कर पाए, तो ये शहबाज शरीफ जो भी आपको सिर्फ लैपटॉप पे नज़र आते हैं, ये आपको बड़े एग्रेसिव नज़र आएंगे, असेंबली में भी नज़र आएंगे। इसी तरह जो इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर आपको रूठते हुए नज़र आएंगे और दोबारा जो है वो हुकूमत का साथ देने से इनकार करेंगे और फिर हालात जो हैं आहिस्ता आहिस्ता इनके काबू से बाहर होते जाएंगे। अभी फ़िलहाल तो ये इन दोनों के राब्तों से ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील नहीं होने वाले, लेकिन 6 महीने में अगर परफॉर्मेंस ना हुई तो फिर आप देखेंगे ये छोटे छोटे राब्ते भी बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात खड़ी करेंगे हुकूमत के लिए। सही, 6 महीने में अगर परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सकती और नहीं होती दिखाई देती, तो हुकूमत के मुखालिफ ये जो होने वाले छोटे छोटे राब्ते हैं, टेलीफोनिक राब्ते हों, APC बुलाने की बातें हों, ये हुकूमत को टफ टाइम दे सकती हैं, जैसे कि खुद फवाद चौधरी साहब भी जिक्र कर चुके हैं। और वैसे भी हम PTI में देख रहे हैं कि आपसी इख्तलाफात बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के गुज़िश्ता रोज़ के बयान के हवाले से बात करते हैं, जिसे न सिर्फ अपोजिशन ने तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, प्राइम मिनिस्टर बिलखुसूस इमरान खान साहब को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बैनुल अक़वामी मीडिया में भी इस बयान की गूंज सुनाई दी। जरा वो क्या कह रहे थे, आप भी सुनिए। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया, यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा। खैर, वजाहती बयान भी इस पर आया शहबाज गिल साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन को प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में 2 बार हलाक का लफ्ज इस्तेमाल किया। ऑपोजिशन या वो लोग जो अपने मकासद इस्तेमाल करना चाहते हैं इस बयान से, वो करते रहे। तो ये तो उनका जो था वो एक रद्द अमल आ गया। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं, जरा उनसे जान लेते हैं। जनरल साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का उसामा बिन लादेन को शहीद करार देना, आप समझते हैं पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर मसाइल खड़े कर सकता है? देखिए, ये बिल्कुल आपके दुश्मन जो हैं वो इसको उछालेंगे और लिंक करेंगे कि जनाब हम कहते थे कि इन्होंने उसामा बिन लादेन को खुद ही छुपाया हुआ है और हमें बताया नहीं, तो गलतफहमियां पैदा करने की तो कोशिश की जाएगी। लेकिन ये कि ये हमारी ऑफिशियल सरकारी पॉलिसी ये नहीं है। हमने हमेशा ये कहा कि वो टेररिस्ट था और उसको टेररिज्म की वजह से सजा मिली। हमने वेलकम भी किया उस वक्त जो जमाने में हुकूमत ने ये बयान भी दिए। अब चीज ये है कि इमरान खान का मसला है कि ये अपने अल्फाज के बारे में बहुत मोहतात नहीं है। ये कभी अगर सीरत उन नबी के बारे में कोई चीज वहां पे कह देते हैं तो कहानी में उसमें कुछ गलती कर जाते हैं। मजहब के बारे में कोई बात कर जाए तो उसमें मसला निकल आता है। अल्लामा इकबाल की शायरी का कोई किस्सा कर दें तो उसमें मसला निकल आता है। तो ये तो इनकी जो मैं समझता हूँ कि हमें तो कुछ आदत हो गई है कि इनकी गैर मोहतात किस्म की तकरीरें सुनने की, लेकिन बाहर नेचुरली आपके दुश्मन उन चीजों से फायदा उठाते हैं। तो ये इन चीजों में बड़ा मोहतात रहने की जरूरत है, ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। हकीकतन ये पाकिस्तान में किसी को भी शुबा नहीं था कि उसामा बिन लादेन ने यहाँ पे अल-कायदा को लीड किया और अल-कायदा ने पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े वाकयात कराए दहशतगर्दी के, जिससे मासूम लोग मारे गए। तो उसमें हमें किसी से कोई सिंपैथी नहीं है। हमें बिल्कुल वाज़ेह पता है कि पॉलिसी यही है कि एक टेररिस्ट था और उसको टेररिस्ट को मारना था हमने, और उसके बारे में इनिशियल इंफॉर्मेशन वगैरह पाकिस्तान ने मुहैया की थी अमेरिका को। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर वाज़ेह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से एक बयान चले जाता है जहां वो कहते हैं कि जी एक स्लिप ऑफ टंग है, इससे हो गया हमसे ये बात ऐसे, लेकिन हम उसको दहशतगर्द समझते हैं, तो फिर बात वाज़ेह हो जाती है। जो शहबाज गिल ने एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की और उसको एक छोटा सा ट्वीट किया है, वो इतना इफेक्टिव और वाज़ेह नहीं है। दूसरे शहबाज गिल की वो अपनी हैसियत भी वो नहीं है
कि उसके ट्वीट को आदमी वो बेटे थे। तो ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ से जाना चाहिए था, इसका कोई रिबटल, ताकि इंटरनेशनली इसकी कोई गलत तवज्जो न दी जाती। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे सेंसिटिव मामला में जहां आपके दुश्मन पहले ही आपके ऊपर इल्जाम तराशियां कर रहे हैं, मोहतात रहने की जरूरत है अपने अल्फाज के बारे में। जो तवक्को नहीं कि इमरान खान साहब के होते हुए ये होगा, क्योंकि वो तो अक्सर कोई ना कोई इस तरह का चौका छक्का मारते रहते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, इसकी आलमी दुनिया भी मौतरफ है। NBC और जैसे कि जनरल साहब ने भी कहा कि खुद उसामा बिन लादेन के हवाले से पाकिस्तान ने इन्फॉर्म किया था अमेरिका को। इतना करे कराए पे आप नहीं समझते पानी फिर गया कल के बयान के बाद, और फिर आलमी सतह पर इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में हर्डल्स हो सकती हैं इससे? अच्छा, मैं एक वजाहत कर दूं। कल की मेरी गुफ्तगू को जंगूइज्म करार दिया गया है। अच्छा। और ट्वीट के ऊपर, और लोगों ने, बाज़ लोगों ने बहुत तारीफ की है, बाज़ लोगों ने बहुत बुराई की है। मुझे कश्मीर से मैसेज आए, उन्होंने उन 4 अफराद का बहुत शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने वाज़े कर दिया कि हम आपके लिए लड़ नहीं सकते, हम आपके लिए जंग नहीं कर सकते, जंग का ऑप्शन बंद है। 1 ये बात हो गई। मैं अफगानिस्तान के, मेरे बड़े अफगानिस्तान से आज तक इस पूरे फसाद के खिलाफ रहे हैं जो इस मुल्क में हुआ है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम के ऊपर अफगानिस्तान को अपना करीब करने पर वगैरह वगैरह जो भी हमारे यहाँ होता रहा है। हम अलकायदा के खिलाफ भी रहे, हम पर कुफ्र के फतह भी लगे, हमको दहशतगर्द भी करार दिया गया, हमको जिहाद दुश्मन भी करार दिया गया। हम जंग के खिलाफ हमेशा रहे, लेकिन इंसानी हुकूक की हिमायत में हमसे पीछे कोई नहीं, हमसे आगे कोई नहीं। दूसरी बात ये है, बहुत सिंपल सी, कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा वो एम ही नहीं था। शहीद जो कहा गया वो आफ्टर थॉट था। अगर आप वो जुमला सुने पूरा दोबारा, तो ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में उसको हम पॉज कहते हैं। जो तलत हुसैन बहुत तगड़े पॉज लिया करते थे जुमले को वाजे करने के लिए। तुम कातिल हो, तुमने कत्ल किया है, ये स्टाइल होता था, नापा वाले सिखाते। तो मार दिया, पॉज आया, शहीद कर दिया, मतलब आफ्टर थॉट शहीद था। अच्छा, 2016 में प्राइम मिनिस्टर जब ये नहीं थे, फिर से एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें इन्होंने कह दिया था कि जी मैं इस पर कमिट नहीं करूँगा कि कौन है, क्या है, किस तरह हुआ है, और ना मैं ये कमिट करूँगा शहीद है, ना मैं कहूँगा कि हलाक हो गया। ये एक इंटरव्यू मौजूद है, और उससे पहले भी। लेकिन कल जो कुछ किया हुआ वो प्राइम मिनिस्टर ने किया, इमरान खान ने नहीं किया। और उसके बाद जो आप कहते हैं दौड़ लगी है टिकर्स की, खबरों की, 2 की लगी। एक लगी पाकिस्तान जंग से फरार हो गया, अपने आका की पिटाई के बाद। बोना समझ रही है कि जुमला किसका हो सकता है, कि अपने आका की पिटाई के बाद उनका मुलाजिम भी जंग से फरार हो गया, 1। और दूसरा ये कि इमरान खान ने उसामा बिन लादेन दहशतगर्द को शहीद करार दे दिया, ये बहुत तगड़ा। और तीसरा वाला हवाबाजी वक्त के जो मिनिस्टर हैं हमारे, उनका रजत क्विज ने प्रोग्राम किया है। रजत क्विज का प्रोग्राम है कि ये एक इंतहाई गैर मामूली वाक़या है हवाबाजी की तारीख में। ये भी हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। अब सोचते रहिएगा कितनी पाबंदियां आप पे लगने वाली हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हर बात पे लेकिन से बहुत ज़रूरी है जरिए आप, कि दूसरी तरफ क्या हुआ। नवाज शरीफ साहब और उसामा के ताल्लुकात क्या थे, सबको पता है। सबको पता है कि बेनज़ीर भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाने से रोकने के लिए, गैर शरई करार देने के लिए, गैर इस्लामी करार देने के लिए उसामा और नवाज शरीफ के ताल्लुकात थे। और ये इल्ज़ाम भी लगता है कि उसामा ने नवाज शरीफ को पैसे दिए थे। तो हुई से व्हाट से ख्वाजा आसिफ ये भी तस्लीम कर लेते कि यार देखें हमने भी पैसे लिए थे उसामा बिन लादेन से। तो तारीख बहुत तल्ख है, तारीख बहुत जालिम होती है। तारीख अपने आप को महफूज रखती है, बचा के रखती है। जो कत्ल हुए
उसामा के हाथों, उसामा की तंजीम के हाथों पाकिस्तान में उनकी तादाद जितनी है जनरल साहब जानते हैं। ठीक है एनबीसी, पॉइंट आपका आ गया तफसीलन। मैं आपका मैंने इम्प्रेशन इस पे सुन लिया। यहाँ पे जरिया पे एक कमेंट दे। जी जनरल साहब। एनबीसी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये कि हालात के साथ साथ सोच भी बदलती रहती है। किसी वक्त पे हो सकता है कि लोगों ने सोचा हो, अब अमेरिकन हैं इतनी उम्र लड़ते रहे, अलकायदा, फिर उन्होंने तालिबान को अपना टारगेट बना लिया अफगानिस्तान में, फिर तालिबान से सुलह सफाई कर ली। अब दुनिया कह रही है कि वो हुकूमत जो बनेगी अफगानिस्तान में उसमें गालिबन तालिबान जो है वो अमेरिकन अलाई होंगे। तो ये तो सूरत हाल जैसे जैसे बदलती है, लोग अपने स्टांस भी और चीजें बदलते रहते हैं। लेकिन कल के बारे में जो आपने बात की, देखिए बात यह है, मेरी स्टेटमेंट ये थी कि हमने पहले 2-3 जंगें लड़ी हैं कश्मीर के ऊपर, और अगर इसके बाद भी कोई जंग होती है तो वो कश्मीर पे ही होगी, पाकिस्तान में। लेकिन ये मैंने साथ ये कहा था कि हालात हमारे बदल गए हैं, जहां पे हम इंटरनेशनली आज आइसोलेटेड हैं किसी हद तक। और वो आपने देख लिया कि जब अमेरिका की रिपोर्ट आई है अभी टेररिज्म के ऊपर, तो मलबा सारा पाकिस्तान के ऊपर। ये एक डिजाइन के तहत है जहां कश्मीर की एफर्ट को, कश्मीर की स्ट्रगल को एक टेररिज्म डिक्लेयर किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है, और पाकिस्तान को उसमें मुलव्वस किया जा रहा है कि आप टेररिज्म में उनको, टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वो चीज है जिसके लिए पहले मेहनत की जरूरत है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी दुरुस्त करें, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में नहीं हो रही। इस बात की जरूरत है कि आपके 70,000 लोग मारे गए और आपके सर से ये फिर भी टैग लगा रहा आपके माथे पे कि आप टेररिज्म कराते हैं। आपको पता है कि अमेरिकन सोच क्या है। अफगानिस्तान से अब जितना भी टेररिज्म हमारे खिलाफ होता है, कोई सोच सकता है कि नेटो और अमेरिका को पता नहीं होगा, उनकी नाक के नीचे सारा टीटीपी वहां से करती है और एनडीएस और इंडिया करा रहा है, लेकिन वो उसका नाम नहीं लेते। उस रिपोर्ट में जो अमेरिकन कांग्रेस ने छापी उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। तो पाकिस्तान को एक डॉक में खड़ा किया हुआ है। जब तक एक अग्रेसिव पॉलिसी के जरिए आप अपनी क्रेडिबिलिटी दुनिया में दुरुस्त नहीं करते, आप दुनिया को ये बताते नहीं हैं कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो टेररिज्म नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे, कश्मीरी खुद खड़े हैं, यही पॉइंट है। चलिए आप दोनों का पॉइंट आगे मैं मुजम्मिल साहब की तरफ जाना चाहूंगी। मुजम्मिल साहब, पीटीआई की जानिब से हर बार उनके वज़रा कहते हैं इमरान खान साहब हमारे वो वाहिद वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, वो वज़ीर आज़म जो पर्ची के बगैर तकरीर करता है। आप नहीं समझते अब बहुत हो चुका, बहुत से कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जिन्हें अगर एक पेपर पर लिख लिया जाए तो जरा मुनासिब रहता है। फिर ऊपर से कल का जो बयान है, जैसे कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है, बैनुल-अक़वामी मीडिया अलग चीख चिल्ला रहा है, अपोजिशन की जानिब से अलग जुमले और बयानबाजी सामने आ रही है। मैं इस हद तक तो मुत्तफ़िक हूँ कि इमरान खान को ख़ुद उसकी वजाहत करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि मेरा स्लिप ऑफ द टंग है। दूसरी बात यह है कि कल से मुझे भी बहुत पैगाम आए हैं और बहुत तस्वीरें लोगों ने मुझे भेजी हैं उन कश्मीरी मुजाहिदीन की, या उनके जो मकबूजा कश्मीर में शहीद हुए हैं और फिर उनके जनाजे पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर उनकी मकबूजा कश्मीर में तदफीन की गई है। लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम तो मरते भी हैं तो पाकिस्तान का परचम अपने जो है कफन के ऊपर रखते हैं, हमारे कॉफिन्स पे पाकिस्तान का परचम होता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हमारे जनाज़ों में लग रहे होते हैं और हम पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे होते हैं। और हमें इस प्रोग्राम में कहा गया है कि हम मुखबर हैं और हमने जो है भारतीय फ़ौज के लिए मुखबरी का काम किया है। और इस पर बहुत कल से प्रोटेस्ट, और लोगों ने मेरे साथ भी बहुत प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने कहा वो जनाजे और वो पाकिस्तान के झंडे आपको नज़र नहीं आते हैं, और 2-4 मुखबर अगर कहीं हैं तो वो बहुत नज़र आते हैं और आपने टीवी पे आकर उसके बारे में बात की है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जब कल बात कर रहे थे तो उन्हें यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पर बात करनी चाहिए थी कि हमने अभी आपकी अफ़गानिस्तान में इतनी मदद की है, आपकी सुलह कराई है तालिबान के साथ, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं हमारे लोग अमरीकियों के साथ। ज़ल्मे खलीलजाद का आधा वक्त पाकिस्तान में गुजरता है, फिर वो काबुल जाते हैं पाकिस्तान से होकर, रिपोर्ट हमारे ख़िलाफ़ आ गई है। तो ये इमरान खान की खारजा पॉलिसी है। ये मेरा मतलब है कि उनकी खारजा पॉलिसी है, वो पुराने तो गालियां देने में और ताने देने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते, अपनी तो वजाहत कर देते कि मैंने इतनी खिदमत की है पिछले 2 साल में अमेरिका की, उनको ट्रंप की कि ट्रंप मेरा हाथ पकड़ता है और रिपोर्ट मेरे ख़िलाफ़ आ गई है। और जिन भारतीयों को हमने टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने की कोशिश की उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। ये मेरी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, कि मैं अमेरिका के लिए इतनी गुलामी कर रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, और जवाब में वो फिर आज मुझे वही मार रहे हैं। वो पुराने
क्या के लिए करते हैं? अपनी कारकर्दगी, अपनी पोजीशन तो वो जरा एक्सप्लेन करें कि ये 2 साल में उन्होंने किया क्या है। उसामा बिन लादेन की बात करते हैं। उसामा बिन लादेन को कौन लाया था पाकिस्तान? उस वक्त पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत थी जब वो पाकिस्तान में आए थे और उन्हें स्टेट प्रोटोकॉल दिया गया था। और उस वक्त पाकिस्तान में किसकी हुकूमत थी? जब पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स की इजाज़त दी गई थी और जब पाकिस्तान के हवाई अड्डे अमेरिका को दिए गए थे, उस वक्त भी पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत थी। उसका मलबा भी सारी उन पर्ची वाले हुक्मरानों पर डाल दें। जब भी यहाँ कुछ हुआ है तो यहाँ बड़ा सानिया हुआ है तो यहाँ जमहूरियत थी उस वक्त। उन सानियात के जिम्मेदार भी आप उन जमहूरी सियासतदानों को ठहराना चाहते हैं। तो मेरा मतलब है इमरान खान साहब तारीख को मशक करते हैं। अभी NBC ने भी कहा कि नवाज शरीफ की मदद करते रहे। उस वक्त तो नवाज शरीफ की वही पोजीशन थी जो आज इमरान खान की है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो 1 पेज थ्योरी पर थे। अकल आने में उन्हें भी बहुत वक्त लग गया और इमरान खान को भी वक्त लग रहा है। ये तो ऐसा होता है पॉलिटिक्स में। पीपल्स भुट्टो को भी वक्त लगा अकल आने में। तो पॉलिटिक्स ग्रो करती है और जब तक ग्रो करती है तब तक हम एक नया बंदा पैदा कर लेते हैं वो सारा काम करने के लिए जो पहले किया जाता है। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है फॉरेन पॉलिसी का इस गवर्नमेंट का। पिछले फेलियर्स जितना बड़ा ही फेलियर है, मैं उससे बड़ा नहीं कहता, तो उसको एक्सेप्ट तो कर लेना चाहिए था। कम से कम कल उन्हें पार्लियामेंट में खड़े होके ये शहीद की और इसकी उन्हें खुद वजाहत करनी चाहिए। ये बात ठीक है कि शहबाज गिल के लेवल पे ये वजाहत नहीं बनती है। वो आज आज़ाद कश्मीर में तकरीर कर रहे थे, दोबारा दिन में 6 तकरीरें करते हैं वो, और तो कुछ करते नहीं है। तकरीर तकरीर तकरीर, तो आज की तकरीर में ही उसकी वजाहत कर देते। इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे वो? अच्छा इब्राहिम, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान अभी भी बहुत कुछ कर रहा है। हम सिर्फ माजी की बात नहीं करेंगे। FATF में हमारा मामला अभी तक लटका हुआ है, ठीक है, वहां से भी हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं पूरी तरीके से। ऊपर से इस तरह का बयान, सवाल फिर मेरा वहीं पर आ जाता है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर हम बात करें, आलमी सतह पर हम बात करें तो मसाइल खड़े कर सकता है जहां पहले ही बहुत सारे मसाइल खड़े हैं हमारे लिए। देखें, लास्ट ईयर सितंबर में जब प्राइम मिनिस्टर गए थे न्यूयॉर्क UNGA में शिरकत के लिए, तो उस विज़िट को कवर करने के लिए मैं भी वहाँ मौजूद था और वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने एक टॉक की थी और उस टॉक में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि उसामा बिन लादेन को ढूंढने में ISI ने मदद की और बड़ी उस वक्त जो है वो हेडलाइंस वगैरह बनी थी। अब उनका मतलब ये नहीं था कि ये जो ऑपरेशन हुआ है एबटाबाद का, उसमें कोई ISI जो है वो इन्वॉल्व थी। उनका मतलब ये था कि इसकी जो इनिशियल लीड थी, हमें पता है कि वो जो कुवैती की कॉल्स थी, वो जो पैगाम रसां था, वो ISI ने ट्रेस की थी और फिर उसको एनालाइज करने के लिए अमरीकी इदारे ख़ासतौर पर CIA से वो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। तो उनका मकसद ये था कि इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो ISI ने CIA को दी थी। तो अगर एक ऐसा दहशतगर्द जिसे ISI ढूंढ रही थी और उसको कोई उसके बारे में क्लू मिला और उन्होंने उस वक्त अमरीकियों से शेयर किया, तो क्या वो पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानी हुकूमत का या पाकिस्तान की फ़ौज का हीरो हो सकता है कि हम उसको शहीद करार दें? तो एक तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको बयान को देखना चाहिए। दूसरा, अब हमें नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर दिल से उसामा बिन लादेन को क्या समझते हैं, दहशतगर्द समझते हैं या शहीद समझते हैं, लेकिन मैं इस बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने इरादतन असेंबली में पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़ा होके उसको इरादतन जानबूझकर शहीद कहा होगा। मेरा ख्याल है कि ये स्लिप ऑफ टंग था, ये उनकी जुबान फिसली है। दिल से वो कुछ भी समझते हो, ज़ाहिर है कि दिलों के हाल तो हम नहीं जानते, लेकिन उनको पता है कि इसके कितने नताइज निकल सकते हैं। तो इसको हमें भी उसी कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है कि ये एक स्लिप ऑफ टंग ही था उनका, उनकी ज़ुबान फिसली है। दूसरा, ये बात ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर को बहुत ही मोहतात और नपे तुले अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। इससे पहले भी हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर से इस किस्म की गलतियाँ हुई हैं और कोई तकरीर नवीस रखने में भी कोई हर्ज नहीं है। इस गलती के अलावा एक बात और भी मैंने नोट किया है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में बहुत से हल्के ऐसे हैं जिन्होंने एक मैग्नीफायर रखा हुआ है, एक मुहद्दब अदसा, और उनकी हर तकरीर में वो देखते रहते हैं कि कहाँ कुछ स्लिप ऑफ टंग हो जाए, कोई बात हो जाए, और उसको वो बहुत ज़्यादा इशू बनाया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर फ़लाँ फोरम पे गए, वहाँ वो ठीक तरह से बैठे नहीं, फ़लाँ फोरम पे गए तो वो बाकी जो रहनुमा थे वो चल पड़े और वो नहीं चले उनके साथ। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं इमरान खान साहब के बारे में बहुत ज़्यादा हाईलाइट की जाती हैं। अब अगर इस स्पेसिफिक मामले की बात की जाए तो इसमें बहुत अच्छा ये होता कि एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इसकी वजाहत आ जाती, ना होता तो आज कश्मीर में जब वो बात कर रहे थे आज़ाद कश्मीर में नरेंद्र मोदी के बारे में आलमी मामलात पर भी,
तो उसमें वो ओसामा बिन लादेन का दोबारा एक दहशतगर्द के तौर पर जिक्र कर सकते थे। अगर वो बाज़ाब्ता ये नहीं कह सकते थे कि मैं कल वाले अपनी बात को क्लैरिफाई कर रहा हूं, तो वो उसमें तकरीर में इब्राहिम, आपने कहा कि इरादतन लेकिन तो नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी भूल चूक करेंगे। इतने पार्लियामेंट के फोरम पे उनको पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनको पता है कि इससे मसाइल खड़े हो सकते हैं, लेकिन इससे मसाइल खड़े हुए हैं। हमने देखा है कि भारतीय मीडिया ने उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी हाईलाइट किया है। तो अच्छा होगा अभी भी कि इसके ऊपर एक बड़ी जबरदस्त वजाहत जो है और लाउड एंड क्लियर वजाहत जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आए। मुनक, 2 सालों में ये कोई पहला बयान नहीं है जिस पर प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की तनकीद का सामना करना पड़ा हो, और हम अक्सर देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म ही नहीं उनके वज़रा भी आए रोज कोई ना कोई ऐसा बयान दाग देते हैं कि जिस पर पीटीआई को हजीमत का सामना उठाना पड़ता है। कल का जो बयान था वो मतलब सबसे हटकर था, मतलब उनसे बहुत आगे था। आलमी सतह पर आप समझती हैं पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़ा कर सकता है कल का बयान? अच्छा, ज्यादातर तो जो बात दीगर दोस्त कर चुके हैं, जो मैं कहना चाह रही थी तो वो मैं सबसे इत्तेफाक करती हूँ। और ये जो वजाहत के बारे में बात की जा रही है, बिल्कुल अच्छा है कि अगर आ जाए भी, ये बिल्कुल ठीक बात है, मैं इससे एग्री करती हूँ। लेकिन जिस अभी किताब का हवाला दिया गया जो खालिद ख्वाजा साहब की एहलिया ने लिखी थी कि जी नवाज शरीफ साहब ने ओसामा बिन लादेन से पैसे लिए थे बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को 1990 के इलेक्शन में उनको टॉपल करने के लिए वगैरह। फिर एक डॉन की रिपोर्ट भी मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि इसके बाद आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि उन्होंने पैसे तो नवाज शरीफ ने ले लिए थे ओसामा बिन लादेन से, लेकिन उन्होंने कभी उसको इस हवाले से इस्तेमाल नहीं किया था और उन्होंने उल्टा अपने पार्टी फंड में लगा दिए थे। ये एक डॉन की रिपोर्ट थी जो उसके बाद खैर आई थी। दिस इज जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। लेकिन बात यह है कि यकीनन ये बड़ी तकलीफदेह बात है कि अगर पैसे ओसामा बिन लादेन और टेररिस्ट से अगर लिए गए थे, किसी भी वजीर आजम ने लिए थे। मैं इत्तेफाक करती हूँ कि ये वजीर आजम इमरान खान ने ये डेलिबरेट बात नहीं कही है, और मुझे लगता है थोड़ी सी वेटेज इस चीज को भी देनी चाहिए कि वाकई उन्होंने अगर बाद में हलाक का भी वर्ड इस्तेमाल किया है 2 मरतबा और उस चीज को दोहराया नहीं है, तो इस चीज की भी वेटेज होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफी लेंथ तक इस पूरी बात का हवाला दिया है। अभी बात जो इस वक्त हो रही है, मुझे लगता है इसमें कोई इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन तो ऐसा मैं नहीं देखती, एक्सेप्ट ये कि वो कोई हेडलाइंस गार्नर कर लें जो कि की है। लेकिन इसके अलावा ये कि कोई इम्प्लीकेशन मैं सेंस में नहीं देखती। एक इम्प्लीकेशन मैं खैर जरूर समझती हूँ, क्योंकि कल की जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी मुझे काफी एतबार से काफी मुनफरिद लगी है। हम अमूमन उनकी स्पीच पे बहुत तमाम लोग डायसेक्ट करते हैं कि जी क्या हुआ, मैं भी करती हूँ, ठीक है, लेकिन कल की स्पीच में मुझे काफी बातें अलग, जैसे उन्होंने कहा कि एक यूनिफॉर्म निसाब होना चाहिए और वो अब उसको जल्द लागू कर रहे हैं मुल्क भर में, बहुत अच्छी बड़ी प्रॉमिसिंग बात थी। फिर ऑपोजिशन के खिलाफ मैंने देखा कि उन्होंने वो जो कहते थे कि मैं पकड़ूंगा और एहतसाब होगा और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा या एनआरओ नहीं मिलेगा, इस किस्म की कोई बात वजीर आजम ने नहीं की। एक बड़ा अच्छा उनका सटल सा मुझे रवैया ऑपोजिशन की तरफ भी कल उनकी बातों में लगा, और वो बड़ा मतलब एक तहम्मुल के साथ बात कर रहे थे जब उन्होंने ऑपोजिशन के केसेस का हवाला दिया, तो वो भी मैं समझती हूँ एक पॉजिटिव चेंज है। ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि ये अच्छे जो एस्पेक्ट्स थे वो जरूर ओवरशैडो हो गए, और कुछ बिल्कुल ये बात सही है कि एक मैग्नीफायर लगाया होता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पीचेस पर कि सिर्फ नेगेटिव उसमें बहुत डेलिबरेटली जी पिकअप किया जाता है। कल की स्पीच में कुछ बड़ी प्लेजेंटली डिफरेंट बातें थी जो मुझे लगता है कि वो भी उसी सेंस में हाईलाइट होनी चाहिए, वरना ये एक स्लिप ऑफ टंग इस सेंस में भी मैं इसको मानती हूँ, क्योंकि जिस इंटरव्यू का हवाला अभी इब्राहिम दे रहे थे, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वो मेरे जहन में बात थी और वो आज सोशल मीडिया पे काफी गर्दिश भी कर रहा है। उस इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ा फखरिया कहा था कि ये जो लीड दी गई थी ओसामा बिन लादेन की, जिसकी वजह से एबटाबाद ऑपरेशन हुआ था, वो आईएसआई की तरफ से यानी कि पाकिस्तान की एजेंसी की तरफ से दी गई थी, तो हमने पकड़वाया है। जिसको आप पूरी दुनिया भर में ढूंढ रहे थे उसको पकड़वाने में जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो पाकिस्तान का है। तो ये तो इमरान खान साहब ने अपने 1 साल पहले के इंटरव्यू में बड़े फखरिया तौर पर ये उन्होंने बात की थी, तो मैं नहीं समझती कि वो डेलिबरेटली कोई इस किस्म की बात अब करके अपनी उस चीज को अंडू करेंगे। ये मेरा भी यही जाती ख्याल है। ठीक है, आप ये कह रही हैं कि मसाइल खड़े नहीं कर सकते, इरादतन उनका ऐसा कोई वो नहीं था। जी एक मिनट, बड़ा मैं मुजम्मिल साहब अभी बात कर रहे थे। देखिए, पाकिस्तान कश्मीरियों को अपना शहरी समझता है और यही वजह है कि आम पब्लिक को नहीं पता होता, लेकिन हम जो कुछ उनके लिए कर रहे हैं ये इसका किसी को अंदाजा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि जंग लड़े, इसके नतीजे के बारे में किसके पास जमानत है कि वो नतीजा ये निकलेगा या वो निकलेगा। तीसरी चीज जो हमने ये कहा, हम मानते हैं कि वो पाकिस्तान को के साथ मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान के परचम में दफन करते हैं, तभी हम उनको कहते हैं कि भाई तुम्हारी कोशिश
सिर्फ लाशें उठाना और दफन करना काम नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुमने इंडियन कितने मारे और फिर आपकी लाश उठी। इससे बचने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए मुसलमान ने हमेशा नुकसान उठाया जब उनकी अपनी सफों के अंदर मीर कासिम मौजूद अच्छा, जनरल साहब आप मुझे सेगमेंट कंक्लूड करने का मौका दें। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। रिजर्व योर कमेंट्स। अगला टॉपिक हम इसी हवाले से कर रहे हैं, कश्मीर पॉलिसी के हवाले से कर रहे हैं। वरना इंडिया किसी न किसी की मदद से वहां हुकूमतें बनाता रहेगा और आपको जलीलो ख्वार करता रहेगा। ठीक है, खैर सेगमेंट कंक्लूड करूंगी मैं इस सवाल के साथ कि क्या वज़ीर आज़म का उसामा बिन लादेन को शहीद करार देने के हवाले से उनका कल का बयान पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर मसाइल खड़े कर सकता है। तज्ज़ियाकार किसी हद तक मुत्तफ़िक है कि हाँ खड़े कर सकता है, लेकिन बहुत ज़रूरी होगा प्राइम मिनिस्टर के लिए कि वो एक वजाहत दे इस बयान के हवाले से, क्योंकि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की कश्मीर पॉलिसी के हवाले से। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर का दौरा किया है और कश्मीर कॉज के हवाले से बात की, क्या गुफ्तगू हुई थी उस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान आज़ाद कश्मीर के एक रोज़ा दौरे पर हैं और आज उन्होंने मकबूजा कश्मीर के हवाले से वहाँ पर जलसे से मुखातिब होते हुए गुफ्तगू की, जिस पर उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर के मसले पर हर मुल्क के सरबराह को आगाह करता रहा हूँ। हमने ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया और ये भी कहा कि 5 अगस्त तक हम दोबारा से इस मामले को उठाएंगे, कश्मीर का मामला एक बार फिर से उठाया जाएगा। लेकिन अब तक के हवाले से अगर हम बात करें तो कश्मीर के हवाले से पीटीआई की पॉलिसी दुरुस्त सिमत में गामजन है। नासिर बिस्ताई साहब, विद इन 60 सेकेंड्स आपने मुझे अपना आंसर देना है। बताइए, आप समझते हैं जब से पीटीआई हुकूमत में आई है उस वक्त से लेकर अब तक कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो दुरुस्त सिमत में गामजन है? खासी ऊंच नीच होती रही है। 5 अगस्त की शिकस्त कह लें आप या कुछ भी कह लें, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर थी वो बहुत शानदार थी, बहुत ज़बरदस्त तकरीर थी अक़वाम मुत्तहिदा में, और उसका बहुत ज़बरदस्त हमने इस प्रोग्राम में भी कहा और उसके अलावा भी लिखा हम लोगों ने कि ये तकरीर बहुत शानदार है और इस तकरीर ने उन फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर दिया है जो पाकिस्तानियों की है। लेकिन उसके बाद फिर हम पीछे हटते गए, फिर हम मोदी की तारीफ में लगे रहे, फिर हम कहते रहे कि मोदी आएगा कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। ये सब हम करते रहे तो ऊँच नीच रही। हमने कभी OIC का इजलास तलब किया, बिल्कुल ही सुबह उठ कर एक दिन हमारा वज़ीर ख़ारजा ने, मुझे वज़ीर ख़ारजा नहीं है, उन्होंने OIC का इजलास तलब कर लिया, बैठ के जूम के ऊपर चंद घंटे बात की, बहुत ज़बरदस्त तकरीर हुई, मामला ख़त्म हो गया। हिंदुस्तान पर इस तमाम जो सफारतकारी कह लें, कुछ भी कह लें आप, इसका असर क्या हुआ? कोई असर नहीं हुआ। हिंदुस्तान ने फिर कोशिश की और फिर लद्दाख में कोशिश की, लद्दाख में उसको जवाब मिल गया, जो जवाब मिलना था, वो अच्छा कहें बुरा कहें आप, वो उनको जवाब मिल गया। हमारी पॉलिसी क्लियर कट होनी चाहिए, हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर होनी चाहिए। हमें कश्मीरियों की खुल के हिमायत करनी चाहिए। अगर मगर नहीं चलेगा, अगर मगर नहीं चलेगा, ये हम कश्मीर से दस्तबरदार हो जाए। सिंपल सी बात, हमें ताल्लुकात अच्छे रखते हैं, हमें ट्रेड करनी है, विड्रॉ हो जाए कश्मीर से। ठीक, जनरल साहब विद इन 60 सेकंड बताइए, पाकिस्तान की पॉलिसी दुरुस्त सिमत में गामजन है? मैं 61 सेकंड्स में बताता हूं तुम्हें कि बिल्कुल पॉलिसी हमारी कमजोर है और मैं नहीं समझता कि इस पॉलिसी से कोई पॉजिटिव नतीजा आप हासिल कर सकते हैं। इस पॉलिसी में कोई फिनेस नहीं है। आप ये देखिए कि इंडिया ने जो कोशिश की, 2-3 चीजें बड़ी मोटी मोटी, एक तो ये कि कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको दहशतगर्दी, दूसरा ये कि जो वहां पे आर्टिकल 370 खत्म किया तो उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया, वो ये इश्यूज वो थे जिन्होंने खुद ब खुद इस किस्से को इंटरनेशनलाइज किया। हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि ये जब दुनिया में उठ गया किस्सा तो अब हम इससे भरपूर फायदा उठाएं, लेकिन हमने ये नहीं किया। नतीजा ये कि आज हमारी पॉलिसी है सिर्फ रिएक्शनरी। इंडिया कुछ कहता है, इंडिया कहता है जी पाकिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, यहाँ पे लॉन्च पैड है, हम कह देते हैं जी हम रिफ्यूट करते हैं, कोई लॉन्च पैड नहीं है, अगले दिन खत्म बात, हम सो गए। ये चीजें इस तरह नहीं चलती। क्या हमें दुनिया को बतानी नहीं चाहिए कि यहाँ पे 3 लेयर्स में इन्होंने लगाई हुई हैं फेंसेस? अगर ये फिर भी कोई हो रही है वहां पे इन्फिल्ट्रेशन इन फेंसेस के बावजूद, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट पहले तहकीकात करे कि ये फेंस लगाने वालों में पैसा कौन खा गया।
और अगर फेंसेस ठीक है, पैसा नहीं किसी ने खाया तो इन्फिल्ट्रेशन हो नहीं सकती। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया, मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर है। मैंने 1 सेकंड ऊपर लेना था। अगर कश्मीरियों की जद्दोजहद को कल कोई डिक्लेयर कर दे कि वाकई टेररिज्म है, दुनिया मान जाए, तो आप सोचें कि उनके ऊपर हर तरह का हथियार इस्तेमाल हो सकता है, उनके ऊपर बॉम्बिंग भी की जा सकती है, उनके ऊपर एक्चुअली गन से फायर किए जा सकते हैं, जैसे हम अपने टेररिस्ट के खिलाफ करते रहे। ठीक है, तो ये बड़ा खतरनाक इसका रास्ता बन सकता है। पाकिस्तान को इसके लिए बड़ी एफर्ट करने की जरूरत है। मुजम्मिल साहब, वेरी क्विकली। मुझे तो ये लगता है कि कश्मीर के हवाले से इमरान खान और मोदी एक पेज पर हैं, और ये जो तकारीर हैं ये सिर्फ अपनी अपनी आवाम को जो हैं वो बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। इमरान खान साहब जो कहते हैं, वरना वो और मोदी एक पेज पर हैं कश्मीर के हवाले से। 360 ख़त्म किया, जो भी किया, पाकिस्तान की ऐसी खामोशी 70 साल में नहीं नज़र आई जैसे इमरान खान ने कर दी है। और कहा जाए कि सेल आउट किया है उन्होंने कश्मीर का मोदी के आगे, और ऐसा जैसे कि आज़ाद कश्मीर हम रख लें और मकबूजा कश्मीर वो रख लें, ये सलूशन है। और इस सलूशन पर मोदी और इमरान खान एग्री कर चुके हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता माहौल को उस तरफ लेकर जा रहे हैं। कुछ तकरीर कर दी जाती हैं ताकि लोगों के जज्बात ठंडे रहें और वो कोई इतने गर्म ना हो सकें, वरना हाफिज़ सईद जेल में है और जो हमारे कश्मीर के लिए काम करने वाले लोग थे वो इस वक्त सारे जेलों में हैं। तो और हमारी कश्मीर पॉलिसी क्या हो सकती है इस वक्त जी? हमें समझ नहीं आ सकती। जिन लोगों ने कश्मीरियों के लिए जान दी, खून दी, उन्हें हमने जेलों में दहशतगर्द डिक्लेयर करके बंद कर दिया है, और हम मोदी की मदद क्या कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि सेम पेज है, और सबसे ज़्यादा नुकसान 70 साल में कश्मीर को इमरान खान की हुकूमत ने पहुँचाया। मुझे लगता है डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव ही हमारे पास वाहिद इसका हल है। कश्मीर की जो इस वक्त पॉलिसीज नजर आ रही हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया में मोदी जैसा एक हिटलर कभी भी इससे पहले नहीं आया और इतनी मेजॉरिटी से नहीं आया, और उसने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि भारत में भी वो कर रहा है, जिसके लिए रोज मेरा ख्याल है उसको रुस्वा होना पड़ता है वहां पर, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा। इसमें इस फैक्टर का बहुत बड़ा एट्रीब्यूशन है। लेकिन ये बात है कि हमारी तरफ से सिर्फ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव मेरा ख्याल है एक ऑप्शन है। उसमें मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहती हूँ कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी जो भारत को मेंबरशिप मिली है वो उनको इतनी बासानी नहीं मिलनी चाहिए थी। इसमें यकीनन पाकिस्तान की लॉबी मजीद स्ट्रांग होनी चाहिए थी। इवन शीरी मजारी साहिबा ने इस हवाले से ट्वीट किया था और उन्होंने ये कहा था, ये बिल्कुल ठीक बात है कि उनको इतनी बासानी, ये हमारे भी डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव की बात है। लेकिन इसके अलावा, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव के अलावा, ट्विटर को अच्छा इस्तेमाल करने के अलावा, जो कि मुझे अभी मैं देख रही हूँ कि वजीर आज़म इमरान खान बहुत अक्सर और बेशतर करते रहते हैं, और वो तकलीफ बहुत यकीन जाने मिला उठता है भारत जब उनकी तरफ से कोई ट्वीट होती है। अदर देन दिस, अगर हम कोई ये कहें कि जी हम वहां पर कोई अटैक करें, तो ये चीज बिल्कुल दिस इज नॉट डन, ये हम पॉसिबल। ठीक है, इब्राहिम वेरी क्विकली प्लीज। देखें, प्राइम मिनिस्टर की जो यूएनजीए की स्पीच थी वो बहुत अच्छी थी, उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट था। प्राइम मिनिस्टर बार बार जो आरएसएस की आइडियोलॉजी को हिट करते हैं और बताते हैं, उसका भी इम्पैक्ट आता है। पहले कभी भी आरएसएस इस तरह से डिस्कस नहीं होती थी जिस तरह से अब डिस्कस हो रही है। उसके अलावा दो चीज़ें हैं, एक प्राइम मिनिस्टर को जो उनके हाथ में है कि आपने वज़ीर बराए अमूर कश्मीर जो है वो गंडापुर साहब को बना दिया है, वो कहाँ पे आप हमें जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जिस वक्त ये 5 अगस्त वाला इकदाम किया था भारत ने, तो उसके बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो 36 मुल्कों के दौरे पे गए। हालांकि एग्रेसिव कदम भी उन्होंने उठाया था, लेकिन हम रिसीविंग एंड पे थे। लेकिन हमारे जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो जो है वो सिर्फ मुल्तान और इस्लामाबाद और मुल्तान के दौरों पर रहे। तो ये दो फ्रंट जो हैं, इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब को देखना चाहिए। ओवरऑल अब जो पाकिस्तान के पास ऑप्शन थे, जाहिर है कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के पास जंग का ऑप्शन है। कोई बहुत बुरी पॉलिसी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश भी है। और ख़ासतौर पर कुछ लोग उनकी ट्वीट्स पे तनकीद करते हैं। ये ट्वीट्स जो है ये ज़ाहिर है कि एक इंटरनेशनल उसका एक्सपोजर होता है, बहुत से लोगों तक वो जाती हैं, इतने मिलियंस में लोग ट्विटर को फॉलो करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट बहरहाल आता है। लेकिन ये चीजें देखनी चाहिए कि गंडापुर साहब को आपने कश्मीर का वजीर बना दिया, स्ट्रेटजी अच्छी है, लेकिन इसको मजीद इंप्रूव करने की जरूरत है। तभी हम कश्मीर के मामले पर अक़वाम आलम को मुस्तग़ा कर सकते हैं और ये मामला हल हो सकता है। इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।